मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सम्माननीय सुनील अंबेकर जी, प्रबंधक संपादक विवेक समूह के सम्माननीय दिलीप करम्बेकर जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंदी विवेक के अमोल पढ़नेकर जी, सुप्रसिद्ध उद्योजक राम सुंदर झा जी, उपस्थित पल्लवीताई और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, और चूंकि मैं महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि हूँ, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हिंदी विवेक के इस प्रकार के दीपस्तंभ ग्रंथ के विमोचन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। यह ग्रंथ अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है कि जो बहुमूल्य इस प्रकार का उसका वर्णन किया जा सकता है। यह ग्रंथ 60 अलग अलग लेखों की मालिका है। यह ग्रंथ 8 ऐसी मुलाकातों से परिपूर्ण है कि जिस मुलाकातों से हम सबको इस राह पर चलने वाले हर पथिक का परिचय होता है। इस ग्रंथ में माननीय भैया जी जोशी जी ने भी अपना लेख लिखा है और इस बात का भी जिक्र करना मुझे बहुत उचित लगता है कि इस ग्रंथ में जिनका हाल ही में स्वर्गवास हुआ हम सबको छोड़कर गए, ऐसे मधुभाई कुलकर्णी जी का भी लेख है। हम सब अपनी तरफ से मधुभाई कुलकर्णी की आत्मा को सद्गति मिले इस प्रकार की संवेदना प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में हम लोग स्वयंसेवक इस नाते, संघ परिवार के कार्यकर्ता इस नाते आपस में जब भी मिलते हैं, हमारे लिए चर्चा का विषय बहुत स्वाभाविक होता है। समाज में ये कुतूहल का विषय है, समाज में संशोधन का विषय है, समाज में ये समझने का विषय है, समाज को अभी तक उसकी पूरी प्रक्रिया को जानने की उत्सुकता का विषय है। और इसके नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल का पूरा मार्गक्रमण या इतिहास ये कुछ घंटों में, मैं तो कहूँगा कुछ दिनों में भी कर नहीं सकते, इस प्रकार की बड़ी श्रृंखला कार्य की और विचारधारा की संघ की है। संघ की कार्य पद्धति, संघ के 100 साल ये समंदर की तरह है कि उसको समझना है तो अपने को नीचे गहराई तक जाना पड़ेगा। जैसे अमोल जी ने कहा कि संघ ये अनंत है, तो संघ की उस कार्य पद्धति, विचारधारा, कार्यक्रम और मार्गक्रमणा को समझना पड़ेगा तो कई 100 किलोमीटर ऊपर उड़कर हमको प्रयास करना पड़ेगा। 100 साल के बाद भी संघ का आज वर्णन करना है तो इन 3 शब्दों में ही किया जा सकता है कि संघ आज भी 100 साल के बाद अपनी तारुण्यावस्था में है। 100 साल के प्रवास के बाद वैचारिक समृद्धि की एक पावन अवस्था में है और स्वकर्तृत्व होते हुए भी अहंकार से परे है। और इस प्रकार से 3 शब्दों में उसका वर्णन हो सकता है। यह संघ की 100 साल की पूरी मार्गक्रमण है। ऊपर ऊपर से हमको संघ समझ में ही नहीं आएगा, मैं समाज के लिए कह रहा हूं, और इसके लिए ऊपर ऊपर से समझने का प्रयास करना यह समझने वाले की बुद्धि से अन्याय हो सकता है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ की स्थापना की, जिसका जिक्र अभी सम्मान्य दिलीप जी ने किया, तो और कोई संगठन आज तक हम देख सकते हैं दुनिया में, देश में, कि वो अपनी संगठन की, संस्था की बात रखने के लिए कहते हैं कि हम नवनिर्माण के लिए आए हैं, हम नई सोच के लिए आए हैं, हम किसी के विरोध में आए हैं, हम किसी क्रांति के लिए आए हैं। लेकिन इस शायद दुनिया में ऐसा एक संगठन होगा
जो किसी का अनुकरण नहीं, किसी की क्रांति नहीं, किसी का उठाव नहीं, किसी के विरोध में नहीं, कोई नवनिर्माण भी नहीं, कोई नया सोच भी नहीं, तो एकमेव ऐसा देश का संगठन या दुनिया का संगठन होगा कि जो कहता है इसमें से मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो है, जो व्यवस्था यहाँ पर है, जो परंपरा यहाँ पर है, जो धार्मिक व्यवस्था यहाँ पर है, उसी को आगे लेके जाने के लिए मैं निर्माण हुआ हूं। और उस प्रकार की सोच रखने वाला दुनिया का एकमेव संगठन है। राष्ट्र की संकल्पना ईसा पूर्व 1500 साल पहले ऋग्वेद में भी की है। कईयों का कहना है कि ब्रह्मांड पुराण में राष्ट्र की कल्पना है, वो भी 7वें दशक में। यह 1800 दशक में यूरोप, रशिया, अमेरिका जैसे देश एक झुंड, एक जमाव, एक इकट्ठा होना और भूमि का टुकड़ा इस नाते राष्ट्र निर्माण करना, इस सोच में मार्गक्रमण कर रहे थे। तब 19वें दशक में एक डॉक्टर हेडगेवार जी के रूप में युग प्रवर्तक व्यक्ति खड़ा होता है और उस पश्चिमी विचारों के राष्ट्र की संकल्पना के बावजूद पूरी दुनिया को कहता है कि भाई आपकी जो सोच है उस मुबारक, लेकिन यहाँ के प्रथा परंपरा, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण, जिसका नाम विवेकानंद जी, अरविंद योगी जी से लेकर सबका ले, इन्होंने राष्ट्र की कल्पना जो बनाई है उसी कल्पना के लिए काम करना, यानी संस्कार, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, प्रथा परंपरा, चरित्र निर्माण, इसके लिए काम करना है। ये दुनिया के सामने खड़े होकर एक व्यक्ति राष्ट्र यानी क्या, उस राष्ट्र की व्याख्या को उजागर नहीं, उस दिशा में चलता है। और इसी दृष्टि से मुझे लगता है संघ यह अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा संगठन और अनोखी कार्य पद्धति का संगठन है। कोई भी संस्था संगठन हो 100 साल पूरी करे तो स्वाभाविक हम देखते हैं कि उनकी बयान, उनके कार्यक्रम, उनकी मार्गक्रमणा उसी बात पर चलती है कि देखिए हम स्वयं 100 साल चले हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमारी ताकत ये सबसे बड़ी ताकत है। कोई और संगठन ये भी कहते हुए दिखता ही पड़ता है कि भाई हमसे टकराना नहीं, हम 100 साल से है। कई संगठन ये भी दिखते हैं जो बात करनी है तो हमसे करिए, और कईयों की कार्य पद्धति ये होती है कि हमारे सिवा और कोई आपको सही रास्ता दिखाई नहीं सकता है। जब इस हम मैं स्वयं की प्रक्रिया में दुनिया का कोई भी संगठन अपने आप को दुनिया के सामने रखता है, तब अहंकार नहीं, लेकिन संघ कार्य पद्धति का भाग नम्रता रहता है। हमसे टकराना नहीं, उस बात के ऊपर हम चलते नहीं। संघ हमें राष्ट्र एकजुटता का काम करना है, इस बात से चलता है। हमारे सिवा कुछ चलेगा नहीं, संघ उसके बजाय करता है और कहता भी है कि हम सब करेंगे ऐसे नहीं, समाज करेगा, हम उसमें व्यक्ति निर्माण का काम करेंगे। हम ही से पूछना चाहिए ऐसा नहीं है। समाज में जो भी आदर्श है उसको आदर्श मानिए, हम उसी के साथ हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की कार्य पद्धति का दुनिया का और कोई संगठन आज दिखाई नहीं पड़ता है। संघ के 100 साल की यात्रा के बाद ये बहुत प्रमुखता से कहना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जीवन पद्धति, कार्य पद्धति क्या होनी चाहिए? तो हमारी हिंदू संस्कृति यही कार्य पद्धति है। सपना क्या होना चाहिए? तो अपने संघ गीत में कहा है पुरखों का सपना पूरा हो, यही सपना हमने देखा है। हमारा सपना अलग नहीं है। जिसने संकल्प किया है उसने इतिहास रचा है। और उसी गीत में आगे हम कहते हैं कि पुरखों का सपना पूरा हो, यही सपना हमने देखा है। मुझे इस बात का भी उल्लेख करना पड़ेगा, जो मेरा चौथा मुद्दा इस कार्यक्रम के निमित्त से, वो ये है, जरा कल्पना करिए कोई 100 साल की इतनी बड़ी यात्रा के बाद, इतना बड़ा संगठन खड़ा करने के बाद
अगर उस संस्था का कोई भी पदाधिकारी, व्यक्ति, नेतृत्व या उसको बात रखने वाला नेता दुनिया को 100 साल पूरे होने के समय क्या कह सकता है, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। 100 साल के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमारे सरकार्यवाह दत्तात्रेय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं आत्मबल, आत्मभाव, ये सब नहीं। वो पहला मुद्दा करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आत्मचिंतन करेगा। अब 100 साल की इतनी यशस्वी यात्रा के बाद भी मेरी कार्यपद्धति का संघ का पहला काम क्या होगा, तो मैं आत्मचिंतन, मैं यानी संघ आत्मचिंतन करेगा। दूसरी बात दत्तात्रेय जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझने लायक है कि हम इस यात्रा में जिन्होंने हमको समर्थन दिया उन सबका हम आभार प्रदर्शन करेंगे। हम बैनर नहीं लगाएंगे, हम और किसी से अपना ढोल बजाएंगे नहीं, हम आत्मचिंतन करेंगे और हम लोगों को जिन्होंने हमको समर्थन दिया उसका आभार प्रदर्शन करेंगे। और तीसरी महत्व की बात, मुझे लगता है ऐसा दुनिया का कोई संगठन नहीं होगा जो 100 साल के यशस्विता के बाद आत्मचिंतन, आभार प्रदर्शन के बाद कहता है संघ फिर से स्वयं को, समाज और राष्ट्र को समर्पित करेगा। और इसके लिए मेरा चौथा बिंदु जो है, कोई इस प्रकार की 100 साल के बाद भी बात करने वाला दुनिया का कोई और संगठन हो नहीं सकता। अपने अपने तरीके से हर कोई संघ को समझने का प्रयास करते हैं। हम संघ परिवार के लोग भी अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। मेरे आकलन से 3 बिंदु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के प्रवास से दुनिया को दिए हैं। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कह रहा हूं। पहली बात तो हम व्यक्ति, मनुष्य और चरित्र निर्माण का काम करेंगे। स्वाभाविक है हम दूसरी बात करेंगे कि हमारे सभी कामों का मूल बिंदु राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र केंद्रित होगा। और तीसरी बात जिसका उल्लेख दिलीप जी आपने चलते चलते किया, वो भी महत्व का विषय है कि हम न कहते हुए भी मानवतावाद के दृष्टिकोण से हर मानव को मुक्ति का आध्यात्मिक रास्ता भी देंगे। और हमें दिखाई पड़ता है जिस प्रकार से मनुष्य निर्माण के, चरित्र निर्माण के काम में हम लगे, इसमें आदर्शव्रत इस व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण करते कि समाज को खुद ही लगे इनके पास देख के इस तरीके से होना चाहिए। प्रथम राष्ट्र इस भूमिका में कोई आपदा आई, किसी प्रकार की युद्ध परिस्थिति हुई या कोई भी अलगाववाद का प्रयास हुआ, असंख्य उदाहरण अपने पास है कि हमारे स्वयंसेवकों ने राष्ट्र केंद्रित, राष्ट्र समर्पित व्यवस्था के लिए काम किया। और तीसरा मेरे लिए महत्व का विषय है कि जिस प्रकार की खोज या आलोचना से मत लीजिए, लेकिन बहुत बड़े पंडित, संत, साधु अपने अपने क्षेत्र में करते, अच्छी बात है, लेकिन रोज के जीवन में भी जीते जीते मेरा जीवन क्यों है, इसकी खोज के लिए और उस रास्ते पे लाने का काम संघ करता है। और उस कारण मनुष्य का जीवन कर्म परत्वे भी होता है, कारण परत्वे भी हो सकता है। माना तो यह भी जाता है कि जिसका जीवन कर्म परत्वे जीता है वो कारण से भटक जाता है और कर्म का संचय करता है, फिर पुनर्जन्म की राह पर चलता है। लेकिन जिसका जीवन कारण परत्व है वो नैसर्गिक है कि कोई निसर्ग में जो भी चीजें संसार में आई है उसका उद्दिष्ट और कारण है, और उस कारण से और कारण परत्व से जीने वाले का कर्म वो कर्म के अधीन नहीं होता है, कर्माधीन होता है। इस कारण की खोज में, स्व की खोज में कई 100 किलोमीटर और कई जप ताप करने से हमारी कार्य पद्धति उसको राष्ट्राय स्वाहा, मनुष्य के लिए स्वाहा और परोपकार के लिए स्वाहा, इस प्रकार का मुक्ति का मार्ग इसी कार्य पद्धति में देता है। ये ऐसा संगठन दुनिया में और कोई नहीं। ये मेरा 5वां बिंदु है।
आज इस बात का मुझे उल्लेख इस अंत में इतना ही कहना है कि संघ आज भी प्रासंगिक है। शायद प्रासंगिक शब्द छोटा है। संघ की सबसे ज्यादा जरूरत 100 साल के बाद तरुण अवस्था में विचारों की समृद्धि के समय और भी ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि आने वाला समय, ये समय अपने अपने दृष्टि से हम आने वाले चीजों के आह्वान को देखते हैं। मैं आईटी मिनिस्टर भी हूं सुनील जी, और उसके बाद मुझे जो लगा उस बात को मैं यहां पर रखना चाहता हूं कि अब लड़ाई ये भी है और लड़ाइयों के साथ कि ह्यूमन वर्सेस मशीन, मानव वर्सेस यंत्र मानव, और तंत्रज्ञान के खिलाफ लड़ाई होगी। तंत्रज्ञान के मैं खिलाफ नहीं हूं, नहीं तो न्यूज आएगी कि आईटी मिनिस्टर टेक्नोलॉजी के खिलाफ है। लेकिन इसका महत्व आप समझिए कि दुनिया में आज जो दो चीजें सबसे बड़ी हुई है, और इसके कारण मुझे लगता है दुनिया को संघ की आवश्यकता है। अल्बानिया नाम का छोटा सा देश, महाराष्ट्र से भी छोटी क्षेत्रफल, लोक संख्या मुंबई से भी कम, लेकिन अल्बानिया में पहले बार ऐसे हुआ। हमें अच्छी व्यवस्था चाहिए, हमें साफ सुथरा जीवन चाहिए, हमें भ्रष्टाचार रहित कार्य पद्धति चाहिए, हमें काम करते समय आसानी चाहिए, हमारे बारे में कोई सोचना चाहिए। इसके लिए अल्बानिया के देश के सभी नागरिकों ने और कैबिनेट ने निर्णय किया कि इस सभी व्यवस्था के लिए अब हम हमारे देश के मंत्री पद की, अर्थ मंत्री पद की बागदौड़ किसी मानव को नहीं देंगे। और उन्होंने एक यंत्र मानव, रोबोट डेली नाम का मंत्री बना दिया। अब मानव को अविश्वास, यंत्र मानव पर विश्वास, साइंस और टेक्नोलॉजी को बाजू में रखे, वो तो चाहिए। और मुझे आश्चर्य हुआ, उसका मैंने उल्लेख लाया मराठी में, उसका उल्लेख जो मुझे मिला, ये यंत्र मानव अल्बानिया में डेली नाम की पहला भाषण उसने पार्लियामेंट में किया, जो मेरे लिए तो आय ओपनिंग है। वो कहती है, मराठी का अवशेष है मेरे पास, ती म्हणाली, विरोधकातील असंविधानिक विरोधक मला असंविधानिक ठरवत आहेत, यंत्र मानव कह रहा है। पण ती म्हणते की मी माणसाच्या मदतीला आलेली आहे, मनुष्याची जागा घेण्यासाठी नाही। संविधानाला धोका तंत्रज्ञानापासून नसून सत्तेत बसलेल्या मानवरूपी लोकांच्या अमानवी निर्णयामुळे आहे। आपने ताली बजाई, मुझे टेंशन की बात है। इसी प्रकार का यंत्र मानव अगर राष्ट्र का नेतृत्व करे तो मानव क्या करे? मंत्री का विषय नहीं है। आगे चलकर चीन में एआई को डीएनए में कैसे डालना है और मनुष्य का निर्माण डीएनए एआई के साथी बने, तंत्रज्ञान का उपयोग कैसे हो सकता है। नेपाल की घटना हमने देखी है। वो सही गलत, क्या सच क्या नहीं, ये आज इसका मंच नहीं, लेकिन सिर्फ मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूं, उस पर सही गलत पे भाष्य नहीं कर रहा हूं। 4 सितंबर को नेपाल के सरकार ने निर्णय क्या किया कि भाई हमको ये 26 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है, ये हमारे देश में व्यवसाय करते हैं, हमारे कंज्यूमर यानी आदमी के साथ करते हैं। तो आप व्यवसाय करते हैं तो हमारे देश में आप कार्यालय खोलो और 5% रेवेन्यू हमको शेयर करो। आप सोशल मीडिया के इस प्रकार के निर्णय पर, सोशल मीडिया पर युवकों ने या वहां के लोगों ने किया क्या? तो ट्विटर का उपयोग किया ट्रेंड के माध्यम से। वैसे तो कहो तो कंप्यूटराइज यंत्र इतना ही जानता है कि एक चीज अलग अलग जगह से कुछ लोगों ने हैशटैग के साथ बोली तो ये महत्वपूर्ण है, और वो खुद ही उसको ट्रेंड करता है, प्रमोट करता है। कम शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में उन लोगों ने इसका प्रचार किया, रिस्टोर आवर वॉइस। न्यूयॉर्क में बैठे हुए लोगों को भी लगा कि इस देश में आवाज बन गया है, कोई सुन नहीं रहा है। तंत्रज्ञान ने ये बात बता दी। टिकटॉक का उपयोग किया। टिकटॉक भी ऐसा यंत्र है
वो इतना ही देखता है कि 7 सेकंड से ज्यादा वीडियो किसने देखा और कौन सा देखा है। जो भी 7 सेकंड से ज्यादा देखा उसको फॉर यू ऐसे प्रमोट करता है। उन्होंने एक वीडियो बनाया, आदमी है, बच्चा है, उसको मारा है, गोली मारी, कैमरा टूटा, फूट गया। स्थिति ऐसी थी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो इस स्थिति को नहीं जानते थे उनको ये 12 सेकंड का वीडियो इतनी बार दिखा कि टिकटॉक ने कहा यही देश में हो रहा है। लोग उत्तेजित हुए। और तीसरी बात, फेसबुक हम लोग सिर्फ लाइक के लिए यूज करते हैं, लेकिन फेसबुक का एक इनबिल्ट सॉल्यूशन यह है कि आप एंग्री फेस का इमोजी डालो तो उस बात को फेसबुक पकड़ता है कि इंपॉर्टेंट इशू है, तो अपने सरकार के खिलाफ इतने इमोजी डाले कि लोगों के पास फेसबुक ने खुद पहुंचा दिया कि सरकार गलत है, टिकटॉक ने पहुंचा दिया लोगों की हत्या हो रही है, और दुनिया को ट्विटर ने कह दिया इस देश में आवाज बंद है। 45 दिनों में राष्ट्र बेचिराग हुआ। जब यंत्र मानव मंत्री बनता है और प्लेटफॉर्म देश की मार्गक्रमणा को तय करता है, उस दरमियान मनुष्य निर्माण का काम हम करते हैं। इस संघ की कार्यपद्धति ये दुनिया की आवश्यकता है, और इसके लिए मानव और मानवतावाद ये दोनों को अगर बचना है तो 100 साल के संघ की यात्रा के बाद और कहीं नहीं, दुनिया को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास आना पड़ेगा। इस प्रकार की भावना व्यक्त करके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।